एक शाम ऐसी सूचना मिली, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अभी तक तो हमारे साथ हमारी मम्मी थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद वो भी हमारे साथ नहीं रही। हमारे यहाँ पे मस्टर्ड होती है, जिसको मैं बोलूँ सरसों, तो जब उसकी कटाई चलती है तो खेतों में वो बिखर जाती है, तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उससे सरसों निकाल करके, और जो पैसे होते थे तो संजीव पासबुक आया करती थी, मुझे आज भी याद है, तो उन पैसों से उनको परचेज किया। मैं अब मेरे भैया को और मेरी बहनों को बताने लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं जयपुर चला जाऊंगा एक बार पढ़ने के लिए, फिर मैं आप सब लोगों को यहाँ से जयपुर पढ़ने के लिए लेके जाऊंगा। अचानक से फिर एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी रात आई। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार मीना है और मैं वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जयपुर में इकोनॉमिक्स टीचर के तौर पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि मैं आपको मेरी इस ज़िंदगी की कहानी से रूबरू कराऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली आई बिलोंग्स टू भरतपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम राजस्थान, और आज मैं आपको मेरी कहानी के साथ साथ लेकर चलूँगा राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित भुसावर तहसील के अंदर उस छोटे से गांव में जिसका नाम है सलेमपुर खुर्द। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, लो मीडियम फैमिली आप जिसे कह सकते हैं। और मेरे पिताजी जो है वो सरकारी कर्मचारी रहे, उनकी पटवारी की जॉब रही, सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था। बहुत बड़ा घर नहीं था, एक कमरे का घर हुआ करता था गांव में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक जिंदगी में ऐसा बदलाव आया कि एक शाम ऐसी सूचना मिली, जब मैं, मेरी मम्मी और मेरी दोनों बहनें अर्चना और मनीषा, हम शाम को मम्मी के साथ बैठ करके घर पे खाना खा रहे थे। रात का समय होगा, लगभग 8 बजे होंगे। 8 बजने के दौरान एक व्यक्ति, जो मुझे नहीं पता हमारे गांव का था या पड़ोस के गांव का था, वो अंधेरे में भागता हुआ आता है। गांव से बाहर हमारा घर रहा, तो वो आकर के मम्मी को बोलता है कि आप जल्दी मेरे साथ चलिए, वहां पर रोड पर कोई घटना घटी है। गांव से 2 किलोमीटर दूर हमारा घर था, जिसको बनाना ही स्टार्ट किया था, जो बहुत ही मतलब कम पूरा हो पाया था, जिसकी छत भी नहीं थी। और इस दौरान जब ये सूचना मिली तो मम्मी हमको खाना खाते हुए छोड़ करके सीधे उस व्यक्ति के साथ में भागती दौड़ती हुई चली गई। मैं मम्मी के पीछे वैसे ही वैसे दौड़ता हुआ चला गया उस अंधेरे में, और दौड़ता हुआ चला गया। हम रोड पर भागते हुए जा रहे थे और लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के जब पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हुआ है, और ऑन द स्पॉट जो है मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल था जिसको ना मैं आज भुला सकता हूँ, ना मैंने उस पल भुला पाया। यहाँ से हमारी ज़िंदगी एक नए दौर में स्टार्ट होती है, एक नए दौर की कहानी शुरू होती है। मैं बहुत छोटा था, ये भी नहीं समझ पाया कि अब क्या होगा, लेकिन सिर्फ इतना समझा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मम्मी हमारे साथ है। इस घटना को भूलने की लाख कोशिश मैंने की, मेरी मम्मी ने की, मेरी बहनों को तो शायद ये भी नहीं पता कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे बड़े भाई, जो कि उस समय कक्षा 12 में अध्ययनरत थे, और हम बहुत छोटे थे सभी भाई बहन, और क्योंकि अकेला ही घर था जंगल में, कोई और साथ नहीं था। जब पापा गुजर गए तो 2-3-4 दिन तक मैंने देखा कि हमारे गांव के जो पड़ोसी जो लोग थे, वो रोटियां लाते, खाना खिलाते। तो मैं सिर्फ ये महसूस करता उस समय कि ये हमें रोटी खाने खिलाने के लिए क्यों लेकर के आ रहे हैं। हमारी मम्मी है, वो हमारे लिए बनाएगी, वो हमें खिलाएगी, ये लोग क्यों शाम को हमें कहते हैं कि बेटा रोटी खा लो, ये सब चीज़। 2-3 दिन तक तो ऐसा चलता रहा, 4 दिन चला, 5 दिन चला, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वो जो रोटी लेकर के आने वाले लोग थे, उनका आना अब बंद हो गया। अब उनमें से कोई नहीं आता था। जैसे जैसे समय गुजरा, अब सिर्फ मैंने अपने पास मेरी बहनों को और मेरी मम्मी को पाया। हमारी मम्मी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी और अक्सर खेती का काम किया करती थी। और जैसा कि गांव में आप जानते हैं कि पशुपालन का काम होता है, तो हम मम्मी जो है भैंस भी रखती थी, ये सारी चीज़ें रखती थी, और हम लोग खेतों में काम किया करते थे मम्मी के साथ साथ, बहुत खुशी खुशी। लगभग पापा वाली घटना को ऐसा लगभग कोई 3 महीने ही गुजरे होंगे कि अचानक से फिर एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी रात आई, जिसको मैं आज 15 साल गुजर जाने के बाद भी कभी नहीं भुला पाता। जब भी ये वाकया मुझे याद आता है तो मुझे रातों की जो नींद है मेरी वो उड़ जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात में, आखिर ऐसा क्या था वो घटनाक्रम जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। जब शाम का 7:30 बजे का वक्त था, हम सब भाई बहन वापस से खाना खा रहे थे, और क्योंकि खाना ऑब्वियसली मम्मी ने ही बनाया था, तो मम्मी भी हमारे साथ बैठी हुई थी। और एक माँ का प्यार बच्चों के लिए ऐसा होता है कि माँ हमेशा बाद में खाती है, पहले बच्चों को खिलाती है।
तो जब हम खाना खा ही रहे थे तो मुझे आज भी याद है कि चांदनी रात थी वो, और इतने में मम्मी ने बोला कि बेटा उधर से एक कुत्ता आ रहा है तो मैं उसको भगा करके आती हूँ, आप लोग यहीं पे बैठो। क्योंकि ऐसा लगा मम्मी को कि ऑब्वियसली गांव में जब आप देखते हैं कि कोई भी पास में आता है खाना खाते टाइम तो उसको थोड़ा भगाते दूर करते हैं। तो मम्मी जैसे ही उस कुत्ते को भगाने गई, तो वो चांदनी रात थी, वहां पे मिट्टी बिछी हुई थी, और क्योंकि जंगल का घर था, घास फूस रहता ही है। तो उस चांदनी रात में मम्मी ने जैसे ही नीचे जमीन पर पड़े हुए उस पत्थर को उठाया, तो वो पत्थर ना होकर के वो सांप जो है वो राउंड होकर के इस तरीके से जो है वो जमीन पे पड़ा हुआ था। और अनचाहे अनजाने में ही सही, लेकिन मम्मी ने उसी को उठा लिया। और जैसे ही मम्मी ने उसको उठाया, तो मम्मी के यहाँ पर अंगूठे में, मुझे आज भी वो पल याद है क्योंकि ये दूरी लगभग मुश्किल से 10-15 फीट की ही रही होगी, और मैं बहुत छोटा था उस समय, मैं 9th क्लास में था, क्योंकि पापा के इंसिडेंट के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाद ये घटना घटी। तो मम्मी ने जोर से बोला कि बेटा मुझे सांप ने खा लिया। और उस समय जैसे ही हमने ये सुना, हम बहुत डर गए। एक छोटा सा बच्चा जो कक्षा 9 में पढ़ता है, मेरा भाई भी उस समय वहीं पे हमारे साथ था, जो कक्षा 12वीं का विद्यार्थी उस समय रहा। और जैसे ही हमने ये सुना, तुरंत हम लोग खाना छोड़ करके मैं एकदम मेरे भाई के साथ भागा। और उस समय हमें कुछ भी याद नहीं हुआ, कौन से प्राइमरी प्रिकॉशंस लेने थे। आज हम इतने पढ़ लिखने के बाद ये सब चीज़ समझ पाए, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही बात याद थी कि बस मम्मी को सांप ने खाया यार, कैसे भी करके इनको दवाई दिलानी, और कुछ भी मुझे उस समय बिल्कुल याद ना रहा। तो जैसे ही हम दौड़े मम्मी की तरफ, तो मुझे आज भी वो सीन याद है। हमने तुरंत एक बाइक अरेंज कर करके और मम्मी को बीच में बिठाया, और मैं पीछे से मम्मी को गोद में बिठा के पकड़ करके लेके गया। लगभग 15 मिनट के इस ड्यूरेशन के दौरान जब हमने फाइनली मम्मी को दवाई भी दिलवा दी, लेकिन उस दवाई का भी कोई इम्पैक्ट नहीं, और इस दौरान उस 15 मिनट के वाकये ने मेरी मम्मी की जान ले ली, जिसको मैं कभी भी अपनी जिंदगी में भुला नहीं सकता। जैसे ही ये घटना घटी कि मम्मी अब नहीं रही, ऐसा जब पता चला कि बिल्कुल उनकी डेथ हो गई है, तो भी एक बच्चे का मन कभी नहीं मानता कि उसकी मम्मी भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि पापा नहीं है तो मम्मी सही, और मम्मी नहीं तो फिर कौन आएगा खाना खिलाने के लिए। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि आखिरकार वो लोग कब आएंगे जो पिछली बार पापा के जाने के बाद खाना लेकर के आए थे। इस बार मैंने देखा कि वापस से वही सिस्टम स्टार्ट हुआ, और लोग खाना लेकर के आने लगे 1-2 दिन बाद तक। फिर मुझे एक अचानक से वही बात याद आई कि क्या ये खाना फिर से वही 4-5-6 दिन तक चलने वाला है। तब तक तो मुझे भरोसा था कि तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिरकार क्या होगा जब वो 6-7 दिन वापस से खत्म हो जाएंगे। फिर कौन करेगा, इस बार तो हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। हम कैसे रहेंगे इस जंगल में अकेले में, हमें स्कूल कौन भेजेगा, हमें पढ़ने के लिए कौन मदद करेगा, हमें पैसे कौन देगा। ये बहुत सारे ऐसे ख्याल थे जो मेरे मन में आते रहे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, और लगभग 10-12 दिन के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब कोई भी खाना लेकर के नहीं आया, कोई भी शाम को मिलने नहीं आया, कोई भी ये पूछने नहीं आया कि बच्चों आप कैसे हो, बेटा आप खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। मम्मी हमें जिस सिचुएशन में छोड़ करके गई थी, उस समय हमारे पास एक भैंस हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है, जिसकी देखरेख मम्मी ही किया करती थी, और अब वो जिम्मेदारी सीधे सीधे आन पड़ी हमारे ऊपर। मेरी दोनों बहनें बहुत छोटी थी, अर्चना और मनीषा, उनको शायद इस वाक़ये का बहुत अच्छे तरीके से शायद याद भी ना रहा हो कि उस समय वो क्या हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भाई हमारे पास हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई उस समय हमारे पास नहीं रहते थे, वो पढ़ने के लिए बाहर थे, इसलिए मैं ही ऑब्वियसली उनके पास रहा करता था। तो वो दोनों बहनें हमेशा मेरे साथ ही रही हैं, उनका बचपन हमेशा मेरे साथ ही बीता है। और मुझे आज भी जब याद आता है कि पीछे पीछे से जब कभी भी, जब मैं कक्षा 9th में था, मैं स्कूल से आता था, हम लोग खेतों में काम करने जब जाते थे उधर हमारे खेतों में, क्योंकि मम्मी पापा थे नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं ही काम करता था। तो हम एक, हमारे यहाँ पे मस्टर्ड होती है जिसको मैं बोलूँ सरसों, तो जब उसकी कटाई चलती है तो खेतों में वो बिखर जाती है, तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उससे सरसों निकाल करके, और जो पैसे होते थे उनको इकट्ठा करके, मैंने बहुत बार ऐसे, मुझे बहुत पढ़ने का शौक था शुरू से, तो संजीव पासबुक आया करती थी, मुझे आज भी याद है। तो उन पैसों से उनको परचेज किया, क्योंकि किसी को बता नहीं सकते थे कि क्या सिचुएशन रही होगी, वो किससे पैसे मांगे, किसके घर जाएं, किससे बोलें। पढ़ने का बहुत जुनून था। सॉरी ना।
धीरे धीरे करके ये जर्नी हमारी स्टार्ट होती है और मैं कक्षा 10वीं जब मैंने पास की अपने गांव के स्कूल से, तो मुझे याद है कि आई वॉज द सेकंड टॉपर एट दैट टाइम। मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं था, 63% मेरा था, लेकिन मैं गांव के उस विद्यालय से सेकंड टॉपर था। और उस जमाने में गांव में अगर फर्स्ट डिवीजन से कोई पास होता था तो वो बहुत मायने रखता था। तो इस दौरान जब मैं घर के कामों में लगा रहता तो मैं कहीं ना कहीं अपने स्कूल को मिस करने लगा। और मेरे प्रिंसिपल सर ने, मुझे आज भी याद है कि स्कूल से 3 बार मेरा नाम काटा था कक्षा 11 में। और मैंने एक बार सर को बताया भी था कि सर मेरी परेशानियां हैं, मेरी सिचुएशंस रही हैं सर, कि मेरे घर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, मेरे मम्मी और पापा मेरे साथ नहीं है, वो गुजर गए, तो मुझे काम करना होता है, इसलिए मैं कभी कभी स्कूल नहीं आ पाता, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सारी कहानी सुनने के बाद जब मैंने उनका रिएक्शन देखा तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई थी कि बहुत आसान रवि ये ज़िंदगी होने वाली नहीं है। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने लालचंद सर के साथ मिलकर के पढ़ना जारी रखा। और एक बार कक्षा 12 में एक घटना घटी कि अचानक से प्रिंसिपल सर दौरा करते हुए आए क्लास में और उन्होंने लालचंद सर को पूछा कि बताइए सर, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो सबसे अच्छा है इस क्लास का। तो ना चाहते हुए सर ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। तो जैसे ही सर ने मुझे देखा, ये तो वही लड़का है जिसका 3 बार मैं नाम काट चुका हूं, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, चलिए एक पेपर लेते हैं। सर ने पेपर लिया और पेपर लेने के बाद जब फाइनली कॉपी चेक की गई तो सर ने पाया कि वास्तव में लड़का पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरीके से मैं उस घटना के बाद बहुत पढ़ने लगा और जब मैंने फाइनली उस स्कूल से कक्षा 12 को पास किया, आई वॉज द सेकेंड टॉपर ऑफ द क्लास अगेन विद 75%। और यहाँ के बाद कक्षा 12 को जब मैंने उस ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से पास किया, तब मेरे पास मेरी ज़िंदगी का वो अहम हिस्सा आता है जिसने मेरी ज़िंदगी में वो ऐसा पड़ाव ला करके खड़ा कर दिया जिसने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे। ये जो भी कक्षा 12वीं तक का एजुकेशन रहा वो एक ही ड्रेस में रहा, एक ही यूनिफॉर्म में मैंने कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो पास की। मुझे आज भी याद है सरकारी स्कूल की वो ब्लू ड्रेस और वो खाकी का पैंट, और एक ही ड्रेस के साथ यहाँ तक का सफ़र तय करके। अब समस्या ये थी कि आगे की पढ़ाई कहाँ की जाए, कौन होगा जो हमें बताएगा कि आगे कहाँ पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। इसी दौरान मैंने बातों बातों में किसी से सुना था कि एक जयपुर के अंदर एक मीना हॉस्टल एंड स्टडी सेंटर करके एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम पैसे में रहने को भी मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है और खाने को भी मिलता है। और मैंने एक ही चीज़ सोची कि वहां पर आपको तभी एडमिशन मिलता है जब आप बहुत अच्छे अंकों से पास करते हैं कक्षा 12 को। तो मेरे मन में जैसे ही 12वीं क्लास पास करने के बाद जो सबसे पहला ख्याल आया वो ये आया कि मुझे उसी जगह को ढूंढना है जयपुर में जिसके बारे में मैंने कभी लोगों से सुना था। तो मैं अब मेरे भैया को और मेरी बहनों को बताने लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं जयपुर चला जाऊंगा एक बार पढ़ने के लिए, फिर मैं आप सब लोगों को यहाँ से जयपुर पढ़ने के लिए लेके जाऊंगा, हम बहुत पढ़ेंगे तीनों भाई बहन। आखिरकार वो दिन आ गया जब मुझे जयपुर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं सिंपल सा एक छोटा सा बैग लेकर के और निकल पड़ा अपने गांव से। और जब फाइनली मेरा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स कोर्स जो है वहाँ पर चूज़ किया। और इसके बाद मेरी जो जिसको कहते हैं कि उच्चतर अध्ययन की जो पढ़ाई है वो शुरू हुई राजस्थान कॉलेज जयपुर के अंदर। फाइनली जब 2010 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। राजस्थान कॉलेज से स्वर्ण पदक विजेता छात्र के तौर पर मेरा नाम नामित किया गया और अब मेरी जिंदगी में मुझे बहुत खुशी महसूस होने लगी। इसी दौरान मेरा घर जो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा था, मेरी बहनें जो कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी, वो भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख रही थी घर से। मेरा निरंतर उनके साथ जो है ये साथ जुड़ा रहा। और इसके बाद मैंने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखा और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उस पल मेरा उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर पहला रैंक लगा। नसीब में मेरे ऐसा नहीं था, मैं ये पूरा जो संयोग था ये सफल नहीं हुआ और यहाँ से ज़िंदगी एक दूसरी तरफ मुड़ गई। एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहली रैंक होने के बाद भी मैंने अपना मास्टर्स परिस्थितियों से लड़ते हुए प्राइवेट नॉन कॉलीगेट करते हुए जो है वो पूरा किया है 68% के साथ। मैं रेगुलर अपना अध्ययन जो है विश्वविद्यालय में जाकर के पूरा नहीं कर सका क्योंकि मेरी अटेंडेंस वहाँ पर नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पारिवारिक परिस्थितियाँ रहीं जिससे मैं निरंतर विश्वविद्यालय के अंदर नहीं जा पाया। जब मैं एमए प्राइवेट कर रहा था तभी उसी दौरान मेरा जॉब लगा और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर संचालित होने वाले स्कूल एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 6 के अंदर मुझे पहली पोस्टिंग मिली।
और इस पोस्टिंग के बाद जब पोस्टिंग लेटर हमारे घर आया गांव में, तो एक बहुत बड़ी बुकलेट मैंने देखी, बहुत ज़्यादा कागज़ मेरे पास थे और मैं तो समझ गया था कि ये मेरा सरकारी नौकरी का जो है वो पैगाम आया है। लेकिन जब मैंने उसे अपने घर वालों के साथ शेयर किया, मैंने बताया कि मेरी जॉब लगी है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उस पे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखा हुआ था। नो डाउट आज मैं बहुत बेहतर समझ पा रहा हूँ, लेकिन शायद उस समय नहीं समझ पाया। और वो लोग अड़ोसी पड़ोसियों से पूछने लगे कि जरा देखें कि वास्तव में ये सरकारी नौकरी लगी है या क्या है। अब यहाँ के बाद की जर्नी स्टार्ट होती है वापस कि मुंबई कैसे जाया जाए। जब जयपुर जाने में इतनी परेशानियां आई तो परिवार इतना सपोर्टेबल नहीं था कि मुंबई के लिए बहुत स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकें। बहुत कौन साथ में जाएगा, कैसे लेकर के जाएगा, वहाँ रहने करने को क्या मिलेगा और किस तरीके की सिचुएशंस होंगी, बहुत मेरे मन के अंदर घबराहट थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी भी थी कि मुझे जॉब मिल गया था। और मैं इन्हीं कदमों के साथ मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया और मैं मुंबई के लिए रवाना हो गया। इस सफ़र को पूरा करते हुए मैं पहुंच गया एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल नंबर 6 में। और वहां पर जॉब करने के दौरान जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया तो वहाँ पे एकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, रहने को घर नहीं मिला। और एक गरीब बच्चे को सबसे पहले रहने के लिए घर चाहिए होता है जिससे वो अपनी जॉब को चला सके, क्योंकि शुरुआती दौर में सैलरी नहीं मिलती है। और मुंबई जैसे बड़े शहर में अगर घर मिल जाए, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि अगर मुंबई में छत मिल गई तो समझो आपको सब मिल गया। जो भी मुंबई जाते हैं जॉब की तलाश में तो सबसे पहले ही समस्या होती है कि उनको उनकी छत मिल जाए, और मुझे ये नहीं मिल पाई। और मैंने ना चाहते हुए भी ये सोच लिया कि मुझे मुंबई में रह करके तो कम से कम जॉब नहीं करना है, मुझे वापस जाना है। लेकिन परिवार वाले क्या सोचेंगे, समाज वाले क्या सोचेंगे, घर वाले, गांव वाले क्या सोचेंगे, और मेरे आसपास वाले क्या सोचेंगे कि मैं वापस क्यों आ गया। लेकिन इस बीच मैंने ये फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे वापस जाना है, इस नौकरी को छोड़ करके, और वापस से पढ़ना है। बिना घर वालों को मैं ये बताए रेजिग्नेशन लेटर दे करके, मुझे आज भी याद है जब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड डॉक्टर जेवी यख्मी हुआ करते थे और मेरे प्रिंसिपल वहाँ पर डॉक्टर चिन्मय बसु थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि बेटा नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि सर मैं गरीब घर से हूँ, मैं मुंबई में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। और मैं रेजिग्नेशन लेटर दे करके और वापस ट्रेन पकड़ करके, लगभग जितने पैसे मैं घर से लेके गया था वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, और ट्रेन का टिकट करके मैं वापस दोनों बैग अपने कंधों पर लगा करके और मैं वापस जयपुर के लिए रवाना हो गया, वापस अपने गांव के लिए रवाना हो गया। जब मुंबई से मैं वापस जयपुर लौटा तो इस दौरान मेरा मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो जारी था, मैं प्राइवेट ही कर रहा था। तो सबसे पहले जयपुर आकर के वापस मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मेरा एमए फाइनल जो है वो कंप्लीट करते हुए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स 68% के साथ में प्राइवेट जो है, नॉन कॉलेजिएट जो है, वो कंप्लीट किया। इस दौरान मेरे जेहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि मुझे वापस से जॉब लगना है, वापस से बहुत पढ़ना है और मेरे परिवार को सपोर्ट करना है, मेरी बहनों को सपोर्ट करना है, उनको बहुत बड़ा बनाना है। और उसी दौरान मैंने देखा कि विज्ञापन निकला हुआ है नौकरी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन का। उसके साथ ही विज्ञापन निकला हुआ दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, और उसके साथ ही एक विज्ञापन निकला था राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी का। मैंने तीनों फॉर्म वापस से फिल किए और एमए इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर चुका था, तो मैं पढ़ने लगा। पैसों की बहुत शॉर्टेजी का होना, तो इस दौरान मैं कोशिश की कि बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी की और बहुत बड़ी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गया, अपने आप लाइब्रेरी की हेल्प ली और कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने को मिले, सीनियर्स का गाइडेंस मिले। ऐसे करते हुए मैंने अपना ये सफ़र तय किया। इस दौरान जब वापस से मुझे अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले दोबारा जॉब के, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय के अंदर सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिला। मुझे आज भी याद है कि मैं जिस मकान में किराए से कमरा लेकर के रहता था, वहाँ पे डाकिया उस डाक को लेकर के आया और उन्होंने मुझे एक साथ एक नहीं 2 लिफाफे दिए। मैंने पूछा 2 क्यों? तो उन्होंने कहा आपको 2 लिफाफे मिलेंगे, आपकी एक साथ 2-2 नौकरियां लगी हैं। और मैं बेहद खुश हो गया उन दोनों लिफाफों को देख करके। एक में केंद्रीय विद्यालय संगठन का अपॉइंटमेंट था, टीजीटी सोशल स्टडी का, और दूसरे में वापस जिस जॉब को मैं मुंबई से छोड़ के आया था, मैंने उसको वापस से एग्जाम को दिया था, मैं दोबारा उस एग्जाम में सेलेक्ट हुआ, एक उसी का अपॉइंटमेंट था। अब मेरे पास एक साथ 2 ऑप्शन थे कि मुझे कहाँ जाना है। लेकिन एक बात मुझे क्लियर याद थी कि वापस से मुंबई नहीं जाना है, वहाँ रहने को नहीं मिलता, वहाँ खाने को नहीं मिलता, क्योंकि गरीब घर का लड़का था और बड़े शहर से बहुत डरा हुआ था। तो मैंने बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो है नौकरी ज्वाइन करनी है, क्योंकि एजुकेशन में ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरीके से जो है मैंने फटाफट अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। जब मुझे एक्सेप्टेंस लेटर के बाद में मैंने देखा कि फाइनली पोस्टिंग अलॉटमेंट कहाँ हुआ है, तो मेरे वापस होश उड़ गए। ये जगह थी पुणे के पास में तलेगांव, एक छोटी सी जगह है जो कि लोनावला से 10 किलोमीटर आगे पड़ती है।
और जैसे ही मैंने देखा कि ये वापस मुंबई के पास में मुझे लेकर के जाना चाहती है किस्मत, मैं फिर से घबरा गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और इस बात हिम्मत भी बांध बैठा था कि अब नहीं छोड़ना है रवि, अब पहले जैसा कुछ नहीं करना है, इस बार अपने आप को साबित करके दिखाना है। और मैं इस बार बिल्कुल बिना घर वालों को परेशान किए हुए मैं वापस निकल पड़ा अपने सफ़र पर और मैंने ट्रेन का टिकट जो है वो बुक किया, फटाफट से मुंबई पहुंचा, मुंबई से तलेगांव पहुंचा और इस नौकरी की शुरुआत की। जैसे ही मैंने देखा कि जब मैं ये जॉब कर ही रहा था, मुझे 23 दिन ही हुए थे, साथ ही साथ मैंने एक और एग्ज़ाम लिखा था केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर ही, और मेरा उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और मेरी प्रिंसिपल मैडम कहती हैं कि रवि, आपका ये तलेगांव पुणे का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, अब आपकी नई नौकरी लगी है केंद्रीय विद्यालय संगठन में और अब आप जो है लेक्चरर बन गए हैं इकोनॉमिक्स के, अब आपको यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं भोपाल। और जैसे ही मैंने ये सुना कि अब मुझे यहाँ से भोपाल भेज रहे हैं, इट मीन्स मेरे घर की दूरी वहाँ से बहुत कम है, वो हिंदी भाषी प्रदेश है, कहीं ना कहीं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं सीधे वहाँ से भोपाल आया। भोपाल में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की और यहाँ से ये सफ़र जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये चलता चला गया। इसके बाद मैं धीरे धीरे जब ये सफ़र चलता गया, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल ही रही थी कि मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से सीधे हार्ड स्टेशन देहरादून संभाग के ITBP केंद्रीय विद्यालय गौचर में कर दिया गया और मैं पहाड़ों की तरफ जो है वहाँ से अपने सफ़र को लेकर के चल पड़ा। जब ये पूरी जर्नी मेरी चल रही थी, इस दौरान कहीं ना कहीं मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरे परिवार के वो सारे पिलर्स मेरे साथ थे जिनमें 2 मेरी बहनें भी थीं। इस दौरान मेरी बहनों को मैं जयपुर पढ़ने के लिए लेकर के आ गया, वो भी अपना अध्ययन जो है वहाँ पर करती रहीं। और इसी दौरान एक पल मुझे सूचना मिलती है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है मनीषा, उन्होंने महारानी कॉलेज को टॉप किया है और वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं वहाँ से। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं मेरी बड़ी बहन को भी जयपुर लेकर के जाऊँगा और मैंने अर्चना को फ़ोन करके बताया कि बेटा अब आपको भी जयपुर चलेंगे, और मैंने उसको सीधे जयपुर लेकर के गया, उसका एडमिशन कराया और उसने भी अपना MA संस्कृत राजस्थान यूनिवर्सिटी में रहते हुए ख़त्म किया। मेरी दोनों ही सिस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। इसी दौरान मेरी जो सिस्टर है मनीषा, जिन्होंने कि प्रथम प्रयास में ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनी हैं और वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं अलवर ज़िले में। जब मैंने इस गुड़िया को देखा, मुझे हमेशा सिर्फ यही लाइनें याद आई उसके लिए, जो मैं यहाँ चाहूँगा कि मैं जोश टॉक के माध्यम से जो लिसनर्स हैं उनको शेयर करूँ, वो भी इनसे प्रेरणा लें। मैं अपनी सिस्टर को जब भी देखता था तो मैं सिर्फ यही बातें सोचता था कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, और मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। वो लड़की मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। मेरी सिस्टर 2 साल तक दीपावली पर भी गांव नहीं गई थी जब उसने ये तैयारी की थी और प्रथम प्रयास में ही इस परीक्षा में उनका चयन हुआ। और एक भाई का विश्वास ऐसा था कि उस परीक्षा के परिणाम से पहले ही मैंने उसकी नेम प्लेट पहले ही बनवा करके रेडी कर दी थी 6 महीने पहले ही, बिना उसको बताए कि बेटा क्या होने वाला है। और जब रिजल्ट ओपन हुआ और उन्होंने ओवरऑल 80 रैंक लाते हुए वो सेलेक्ट हुई, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनी, तो मैंने सबसे पहले यही टैग किया था कि ये है आपका डेजिग्नेशन, ये मिला है आपको जो मैं 6 महीने पहले कर बैठा था अपने साथ, मुझे विश्वास था कि तुम कर लोगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। जिस दिन मनीषा का रिजल्ट आया था मुझे आज भी याद है, मैं 1 घंटे तक लगातार रोता रहा मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मैं कभी भी अपने मम्मी पापा की कमी फील नहीं करता। आज मेरी सिस्टरों के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी भाभी जी के लिए, मेरी वाइफ के लिए, इवन इफ जो मेरे साथ अभी जुड़ चुकी है, मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पर सपोर्ट किया है। एक भाई का फ़र्ज़ होता है, जब एक बहन उसको राखी बांधती है तो एक भाई का फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी रक्षा करे। रक्षा इन द सेंस ऑफ सिर्फ ये नहीं कि वो उसकी सलामती रखे। आज के दौर में रक्षा का मतलब है कि वो एक भाई अपनी बहन को पढ़ाए, लिखाए, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाए जहां पर मैंने अपनी बहनों को पहुंचाया है। आज मेरी बड़ी बहन अर्चना, जो कि राजस्थान का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं, और मनीषा जो मेरी छोटी बहन है वो वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर अलवर में कार्यरत हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस संपूर्ण राष्ट्र के जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर निश्चित ही तौर पर अपनी बहनों के लिए इस प्रकार का जो है वो काम करेंगे। मेरे माँ और पापा आज मेरे साथ भले ही ना हो सकता है कि मैं अपने इस कर्तव्य को पूरी तरीके से निभा पाया या नहीं निभा पाया, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब आप अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए इस प्रकार का सहयोग करोगे तो निश्चित ही तौर पर आप कहीं ना कहीं एक राष्ट्र निर्माण का संदेश दे रहे होंगे।
और सबसे आखिरी में मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि मैं जो स्टॉक सेवा मेडल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं आज इसका प्रतिभागी बन करके जो स्टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर मैंने आज तक जो भी राष्ट्र से लिया है, आज इस प्लेटफॉर्म पर आकर के जो सेवा मेडल के साथ में मैं चाहूँगा कि जो भी मैंने अपने राष्ट्र से लिया है, आज अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो स्टॉक ये टीम के लिए कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर अपनी टीम का हिस्सा बनाया। ये जो स्टॉक मेडल का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित होना। और सबसे आखिरी में मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो स्टॉक टीम का कि उन्होंने मुझे जो स्टॉक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। और ये धन्यवाद मैं चाहूँगा कि मैं इन 4 लाइनों के साथ डेडिकेट करूं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये शिव मंगल सुमन की पंक्तियां जो कि मैं डेडिकेट कर रहा हूं जो स्टॉक टीम के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार जो स्टॉक टीम का, जिन्होंने मुझे इस जो स्टॉक प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।